तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम ये उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट यानी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे। 2021 लोअर बीसीएस का जो पेपर हुआ था, और यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो पेपर है वो हमारा 11 मई को होना है। तो हम इससे देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बने थे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये उस टाइम के करंट का है कि दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। तो ये लद्दाख में किया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर, और यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में लद्दाख के पलदान में शुरू किया गया है। 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह इन्फ्लेटेबल थिएटर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर बन गया है। फिर हमारा निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी एबॉलिस्ड। तो ये कौन सा होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधान परिषद होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन होता है। तो जो हमारा विधान परिषद होता है ये भी एक स्थायी सदन है, यानी जो विघटित नहीं होती है। और संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। तो आर्टिकल 169 ये बताता है कि इसे समाप्त कर सकते हैं विधान परिषद को, और यदि पहले से नहीं है, और इसका गठन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध से संकल्प पारित करे। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा, राज्य विधान परिषद। हमारे उत्तराखंड में केवल राज्यसभा ही पाई जाती है, राज्य विधानसभा परिषद नहीं पाया जाता, या ये हमारे यहाँ नहीं है। फिर हमारा न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो ये भी हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ये होता है हमारा अधिकार परीक्षा लेख, इसके कारण ये इसके द्वारा ये रोक सकता है। तो इसमें पीवाईक्यू का बहुत मेन रोल होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। फिर है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी बॉडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये हमारी एक नियामक संस्था है सेबी। ये बहुत बार इसका पूरा नाम पूछने को भी आता है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। बाद में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 1992 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना एक वैधानिक संस्था के रूप में 1992 में की गई, और उक्त अधिनियम 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ था। सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार को नियामक रूप में लिया गया था। फिर है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो जिला नियोजन समिति का जो प्रावधान करता है वो अनुच्छेद 243 जेड और डी, ये वाला अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड डी या ग्यो या घौ, ये हमारे जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356 में राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन। तो 356 आर्टिकल क्या बताता है, राष्ट्रपति शासन, यानी जब राष्ट्रपति का शासन लग जाता है तो उसे बताता है। और 368 क्या बताता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संशोधन हमारा 368 बताता है। फिर है हमारा कि 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हमारा है, यहाँ पे होना था, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ, इसका संविधान संशोधन विधेयक होना था यहाँ पे, कि 124वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक होना था यहाँ पे। तो ये हमारे EWS के लिए था, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, उससे संबंधित था ये। कि तो प्रश्न में 124वां संविधान संशोधन अधिनियम पूछा गया है, जो कि गलत है। यहाँ होना था 124वां संविधान संशोधन विधेयक होना था, जो कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित है। और 124वां संविधान संशोधन विधेयक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शिक्षा व नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करती है। और ये कब हुआ था, 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होने के पश्चात यह 103वां संविधान संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है। और 2019 में ये बना, 2019 में बना, ये पूछा जाता है।
और 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बना था। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, यानी बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड वॉज द 12th शेड्यूल इनकरप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सी उसमें किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा 74वां संविधान संशोधन। तो इसमें जो हमारे नगरों से संबंधित था, नगर पालिकाएँ, यानी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान को नया भाग 9 को शामिल किया गया। इसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया और अनुच्छेद 243 तो से 243 य और 6 तक के उपबंध शामिल किए गए। तो इतने जो हैं ये हमारे नगर पालिका से संबंधित हैं। फिर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अपना वार्षिक प्रतिवेदन तो अपनी एनुअल रिपोर्ट को किसे देता है, यानी जो CAG होता है हमारा कैग, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को देते हैं अपना वार्षिक प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर हमारा GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो अध्यक्ष होता है द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल इज यूनिफॉर्म यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और एक ऐतिहासिक कर बदलाव के रूप में वस्तु का सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये भी पूछा जाता है GST कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। और संविधान का अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल बताता है, 279A GST परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। फिर ये नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था, तो ये केरल को मिला था। ये उस टाइम का करंट है हमारा, तो ये करंट का भी इसमें बहुत वेटेज रहता है। फिर हमारा सरकरिया आयोग का मुख्य कार्य है, या उनका मुख्य कार्य क्या था, तो इसका जो मुख्य कार्य था वो था हमारा केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला देखेंगे कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक भी इंपॉर्टेंट है, जो करंट में होते हैं हमारे इंडेक्स, वो मेन याद रखने हैं। इसका उस टाइम पे जो था 131 था। फिर फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था, तो ये भी करंट का है, ये 301 मिलियन टन था उस टाइम। फिर हमारा खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति की विशेषताएं हैं, तो ये हमारी मौद्रिक नीति की विशेषताएं हैं। खुले बाजार की क्रियाएं ये हमारी मौद्रिक नीति की विशेषताएं हैं। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के माध्यम से मृदा आपूर्ति को स्थिति समायोजित करने के लिए खुले बाजार का संचालन किया जाता है। फिर हमारा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था, तो ये हमारे 2007-8 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में लागू किया गया था और इससे जो उद्देश्य था वो था हमारा खाद्य उत्पादन में आय स्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या की खाद्य उपयोग को ध्यान में रखते हुए सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल व दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना था, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। फिर तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी, तो यह थी हमारी 21.92%। फिर हमारा निम्नलिखित में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो ये होगा हमारा एंथ्रासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयल, तो ये होती है एंथ्रासाइट। ये सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 86 से लेकर 97% तक होती है। फिर निम्नलिखित में से कपास की फसल के लिए उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो कपास से याद रख सकते हैं कौ से कपास, कौ से काली, तो काली मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो कपास के उत्पादन हेतु काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी में कपास की मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में आता है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो ये भी पूछ सकते हैं, ये हमारा 74.04% है। तो 2011 के अंतिम जो आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.0% थी, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% हो गई है। और 2001 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2000 की साक्षरता दर में 8.17 की वृद्धि हुई है, जबकि साक्षर जनसंख्या में 36.15 की वृद्धि हुई है। 7 से वर्ग के ऊपर की आयु को ही सम्मिलित किया जाता है इसमें। फिर एक मुख्य केंद्रीय शेप पृथक करता है, यानी द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट, तो ये किसे हमारा सेपरेट करता है, ऑप्शन नंबर सी बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को।
तो मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट MCT भी बोलते हैं इसे। तो ये हमारे वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो मुख्य केंद्रीय क्षेत्र यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय और लघु हिमालय को पृथक करता है। और मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT जो होता है ये हमारे लघु और शिवालिक को पृथक करता है। और हिमालय वाटरफॉल जो होता है यानी HFF ये शिवालिक और विशाल गंगा मैदान को पृथक करता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तो ये हमारा किसको अलग करता है? ग्रेटर हिमालय टू लेसर हिमालय को अलग करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी एक संवैधानिक संस्था है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक। और अनुच्छेद 324 के अनुसार के संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं इसके। फिर अगला है हमारा कि किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पे स्थित है। तो जो एलियाबेट द्वीप है यहाँ हमारी खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। एलियाबेट द्वीप पेट्रोलियम संसाधनों से भरपूर है और झींगा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये हमारी 940 है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात 940 था, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। और केरल में सर्वाधिक और दमन और द्वीप में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो केरल में जो है यहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट बताना है हमें। तो इसमें देखेंगे तो बी और सी जो है हमारे सही सुमेलित नहीं है, परंतु आयोग ने इसका आंसर सी माना था। तो ये हम इसे दोबारा इस देख लेते हैं। पंजाब हिमालय जो होता है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। और असम हिमालय जो है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में स्थित है। फिर अगला देखेंगे हम कि निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें हमें पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो इसका जो डी होगा वो सही होगा। यानी पहले हमारा जोजिला दर्रा आएगा, फिर हमारा सिपकीला दर्रा, और फिर हमारा मुलिंगला दर्रा, फिर हमारा आ जाएगा जेलेपला दर्रा, और लास्ट में जो आएगा वो आएगा हमारा बोमडीला दर्रा। तो पश्चिम के जो हमारा जोजिला दर्रा है लद्दाख में है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, और जेलेबला दर्रा सिक्किम में, और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अनाईमुड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। पश्चिम घाट में अनाईमुड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 किलोमीटर है। यह केरल राज्य में स्थित है। फिर है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तराखंड राज्य की जो है वो नंदा देवी है सबसे ऊंची चोटी। और ये भी देख सकते हैं इनकी ऊंचाई 7817 मीटर, ये भी पूछने को आता है। तो और चौखंबा की 7138 है, त्रिशूल की 7120 और नंदाकोट की 6861। फिर उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी हमें इनमें से बताना है सबसे अधिक किसका होगा। तो वो होगा हमारा उत्तरकाशी का। और अगर वैसे देखेंगे तो चमोली का सबसे अधिक होता है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जो जिला है वो है हमारा चमोली, 8030 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जो है वो है चंपावत। फिर अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो कर्णप्रयाग में जो मिलती है वो पिंडर नदी मिलती है। तो इसमें जो होंगे इसमें हमारे 100 जो होते हैं वो जीएस के क्वेश्चन होते हैं। इसमें साइंस भी होती है उत्तराखंड जी के, और 50 नंबर की जो होती है वो रीजनिंग और मैथ होगी। तो पिंडर नदी जो होती है कर्णप्रयाग चमोली में अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा हमारे रुद्रप्रयाग में मिलेंगी। देवप्रयाग में जो मिलते हैं वो हमारी अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, यहीं से गंगा बनती है। और विष्णुप्रयाग में जो मिलती है धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी सॉरी, अलकनंदा और नंदाकिनी होगा नंदप्रयाग में। फिर हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट यानी HFT स्थित है। तो ये किसको बीच में स्थित है? तो ये होता है हमारा गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य। तो इनको ये सेपरेट करता है। तो HFT जो होता है गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य स्थित है। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है महान व लघु हिमालय के मध्य है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है लघु व शिवालिक के मध्य है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका जो होगा सी होगा हमारा सही, यानी कि सी जो होगा ये सही होगा। पहले उत्तरकाशी आएगा, फिर बागेश्वर, फिर चंपावत और सबसे कम जो होगा वो रुद्रप्रयाग में होगा। फिर 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये भी हमारा रिपीट हो सकता है, तो 19.17% है। जबकि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001-11 के दशक में उत्तराखंड राज्य में दशकीय वृद्धि दर 18.81 रही। फिर हमारा उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, यानी द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड इज देहरादून, तो ये देहरादून है हमारा। फिर है हमारा माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारी बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, तो ये जोशी जो है ये हमारे स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। बाकी तीनों जो है वो किसी न किसी स्थान के नाम पर आधारित हैं। तो ब्राह्मणों की जो जोशी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, इनकी पूर्व जाति द्रविड़ थी और ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले को ज्योतिषी या जोशी कहा जाता है। छिमी गांव के छिमवाल, कपोला के कपोली, सन गांव के सनवाल स्थान पर आधारित ब्राह्मण उपजातियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो बैगा जनजाति जो है ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो है हमारे ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो जो बैगा जनजाति है हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है। बैगा ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तराखंड में कौन कौन सी रहती है, जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है थारू और सबसे कम वाली राजी है। फिर उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है, तो ये शैव और शाक्त संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है, यहाँ पे होना था उत्तराखंड की लोक गाथा कौन सी नहीं है, तो वो लाडी शाह जो है ये उत्तराखंड की नहीं है। बाकी तीनों जो है ये उत्तराखंड की हैं। ये लाडी शाह हमारे हिमाचल प्रदेश की है, जम्मू कश्मीर की लोक गाथा सॉरी। फिर निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है, तो जो हिल यात्रा होती है इसका आयोजन हमारे पिथौरागढ़ में स्थित होता है। मुखौटे पहनकर अभिनय करते हैं इसमें। फिर उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, तो ये नैतवाड़ उत्तरकाशी में दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। फिर निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, तो डी जो है शक, इसकी जो गणना होती है इसमें नहीं की जाती है, प्रागैतिहासिक में नहीं की जाती है। फिर तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश की राजधानी का पता लगता है, तो जो तालेश्वर ताम्रपत्र होता है यहाँ से हमारा इसका जो होगा हमारा बी से होगा पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, इसका पता लगता है तालेश्वर ताम्रपत्र से। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें, तो इसका जो यहाँ से देख लेते हैं जो सही मिला हुआ है कि जो IMA है ये हमारा देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली में है, और BHEL ये हमारे हरिद्वार में है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है। फिर अल्मोड़ा आलमनगर की स्थापना किसने की थी, तो ये बालो कल्याण चंद ने की थी 1568 में। फिर 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी, तो इसने ली थी हमारी सुलेमान सिको ने ली थी। और ये पंवार वंश के शासक पृथ्वीपति शाह ने दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको को अपने यहाँ आश्रय दिया था। पृथ्वीपति शाह ने अपने यहाँ आश्रय दिया था। फिर उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, तो ये कालसी में मिलते हैं। कालसी देहरादून के समीप यहाँ मिलते हैं प्राचीन शिलालेख अशोक के। देहरादून के टॉस और यमुना नदी के संगम पर स्थित करवाया था। यह लेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और ब्रिटिश व्यक्ति फॉरेस्ट ने 1860 में इसकी खोज की थी। फिर हमारा कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी महेंद्र चंद, ये चंद वंश का अंतिम शासक था। फिर गूंठ भूमि का अर्थ क्या है, तो इसका जो होगा मंदिर को प्रदत्त भूमि को गूंठ भूमि कहते हैं, यानी गूठ लैंड। फिर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है, तो ये एटकिंसन द्वारा लिखी पुस्तक है। फिर उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, तो ये हमारे पर्यटन से संबंधित है। और फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय 2016-17 सबसे सर्वाधिक रही, तो वो हरिद्वार में रही। तो ये भी पूछा जाता है करंट में। फिर हमको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित नहीं है बताना है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो सी जो होगा ये सुमेलित नहीं है हमारा, कौसानी ये पिथौरागढ़ में नहीं है। कौसानी जो है होगा ये हमारा बागेश्वर में स्थित है। खिरसू, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, कौसानी बागेश्वर और शीतलाखेत अल्मोड़ा। फिर है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है, तो ये हमारे 19वें स्थान पर स्थित है।
फिर है उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 963 जो है उत्तराखंड का लिंगानुपात है। और सब सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में, सबसे कम हरिद्वार में है। फिर नीचे लिखे नामों पर उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जो जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेर, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था। तो ये हमारे हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये अशोक चल्ल है। तो नेपाल का शासक अशोक चल्ल 1191-1209 में 12वीं सदी में खाना देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। अशोक चल्ल के गोपेश्वर अभिलेख में परम भट्टारंग महाराजाधिराज लिखा गया है। गोपेश्वर के अशोक चल्ल ने अपने के लिए पदपाद नामक राजप्रसाद बनाया था। फिर चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हमारे चमोली से शुरू हुआ था। फिर उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद कौन है? तो वो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हैं। सर्वाधिक हरिद्वार, न्यूनतम रुद्रप्रयाग। फिर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो ये कब हुई थी पूछा है, तो इसका जो बी होगा यानी 17 नवंबर 1960 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कृषि विश्वविद्यालय है जो हमारा पंतनगर में। फिर उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, 27 मार्च से 2016 से लगाया था। 12 मई, पहले 17 मई से मार्च से 11 मई 2016 तक राष्ट्रपति शासन रहा और 12 मई 2016 को हरीश रावत मुख्यमंत्री बने थे। फिर हमारा निम्नलिखित में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था, तो जो पटवारी व्यवस्था थी हमारे ट्रेल ने लागू की थी, मिस्टर ट्रेल ने। 1823 में ट्रेल ने भूमि बंदोबस्त भी करवाया था जिसे पंचशाला बंदोबस्त कहा जाता है। फिर उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो 13 सीट एससी के लिए हैं, 2 सीट हमारे एसटी के लिए हैं। ये हमारी लोकसभा में, विधानसभा में है ऐसा। और लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। फिर हमारा ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ये हमारे पौड़ी में था। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय नैनीताल से स्थानांतरित पौड़ी लाया गया था। पौड़ी गढ़वाल के नाम से ही नई जिले का गठन किया गया था। फिर उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन हमारा राज्यपाल करता है यानी गवर्नर करता है। फिर अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, फिर से देख लेते हैं इसे कि इसका है हमारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ये था हमारा 2018-19, तब से प्रारंभ किया गया था। तो ये भी उस टाइम का करंट था। फिर ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हमारा सही क्वेश्चन है, ये हल्द्वानी में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हमारे 1897 में की गई थी। राजभवन की स्थापना 1857 में की गई थी, 97। और गौथिक शैली के निर्माण इस भवन का आकार अंग्रेजी के ई अक्षर जैसा है और वास्तुकला फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने इसका राजभवन का डिजाइन तो तैयार किया है। फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी KMVN और GMVN की स्थापना कब हुई थी? तो देश विशेष में उत्तराखंड इसका आयोग ने इसका उत्तर जो माना है वो सी माना है, परंतु जो इसका एक्चुअल है वो हमारा 1971 में हुई थी और 1976 में गढ़वाल की हुई है। तो ये याद रखना है, कुमाऊं की जो हुई थी वो 1971 में हुई है, गढ़वाल की जो हुई है वो 1976 में हुई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम। फिर हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी जो SC है, कास्ट है, इनका हमारा टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो ये 18.76% है। और जो सर्वाधिक वाले जो जनपद हैं वो क्रमशः हरिद्वार है और सबसे कम वाले चंपावत है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्टॉकहोम के प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष से प्रस्तावित की गई थी? तो ये 1968 में हमारी प्रस्तावित की गई थी। स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संगोष्ठी 1968 में प्रस्तावित की गई थी और 5 से 16 जून 1972 को प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। फिर उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो इसमें ये 2021 के अनुसार पूछा है। तो वन रिपोर्ट जो हमने वीडियो कराई है वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर माना है आयोग ने ए माना है। और राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% है और इसके जो क्षेत्रफल 24,305 है वर्ग किलोमीटर है 2021 के अनुसार। फिर झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो वो मैग्नीसाइट पाया जाता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ इलाके में। फिर हमारा सुगंध पादप केंद्र यानी CAP उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है?
तो ये हमारा डी है, यानी CAP सुगंध पादप केंद्र जो है ये देहरादून के सेलाकुई नामक स्थान पर स्थित है। और सेलाकुई स्थित CAP की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा 2003 में की गई थी। CAP उत्तराखंड में सुगंधित क्षेत्रों के विकास की एक पूर्ण व्यापार इंक्यूबेटर केंद्र है। इस संस्थान का उद्देश्य सुगंधित पौधों के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण देना है। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो ये उत्तरकाशी में जो थी वो न्यूनतम थी महिला साक्षरता, न्यूनतम थी उत्तरकाशी में। और देहरादून में जो थी सर्वाधिक थी 78.54 महिला साक्षरता दर। और जनगणना 2000 के अनुसार उत्तराखंड की राज्य की औसत दर यानी औसत साक्षरता दर जो है वो 78.82% है। इसमें से जो महिलाओं की है वो लगभग 70% है। फिर हमारा हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट यानी ULIPL संबंधित है। तो ये हमारे यानी उत्तराखंड ग्राम विकास समिति द्वारा संबंधित है। फिर हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमने। तो इसके हम सीधे सुमेलित वाला देख सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारा होगा कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है उत्तरकाशी है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला चंपावत है, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है और अधिकतम साक्षरता वाला देहरादून जो हमारा साक्षरता वाला देहरादून है। और उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड का अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, जबकि उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर आता है। तो फर्स्ट नंबर पर चमोली है, दूसरे पे उत्तरकाशी है। और फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित कौन सी नहीं है, वो हमारा डी होगा, यानी कि नन ऑफ द दीस। तो दौरान इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं ये समझ लेते हैं। दौरान पशुपालन, वानिकी एवं लट्ठा बनाना, खनन उत्तर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये हमने प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना है। और जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन शामिल है। राज्य की अर्थव्यवस्था 2021-22 में इसका जो प्रभाव प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.11% रहा। फिर उत्तराखंड सरकार द्वारा किस स्थिति में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना? तो ये हमारे 15 अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई थी। फिर फीरोमोन्स उदाहरण है, तो ये बाह्य हार्मोन्स के उदाहरण हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये हम जीके के क्वेश्चन हैं, जीएस के। फिर आइसोटोनिक घोलों के समान होते हैं, तो ये होते हैं हमारे परासरण दाब। ये हमारे केमिस्ट्री साइंस से संबंधित है। समपरासरी विलयन जो बोलते हैं इनमें समान होता है, आइसोटोनिक घोलियों में परासरण दाब समान होता है। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण नीला दिखाई देता है। तो अगर आप बंदरों की तैयारी कर रहे हो तो आपकी साइंस जो होगी इसके लिए अच्छी होगी और मैथ्स भी अच्छी होगी, तो जीएस में इसको आपको देखना पड़ेगा। फिर यह प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है, तो इसका जो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु है वो चूहा है। डॉली जो है भेड़ का क्लोन है, जो पहला स्तनपायी जंतु का क्लोन है। आयोग ने इसका आंसर जो माना था वो बी माना है। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारा वाष्पशील यौगिक नहीं है। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा जो है हमारा ये लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा क्या होती है हमारी, ये उच्च स्तरीय भाषा है। फिर डायोड का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए भी किया जाता है एज अ रेक्टिफायर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? तो शैवाल जो होता है, लाइकेंस, ये इसके लिए सूचक होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण सूचक भी माना जाता है इनको। फिर यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, तो ये किससे उत्सर्जित किया जाता है? तो पक्षी और छिपकली दोनों के द्वारा ये उत्सर्जित किया जाता है, यूरिक एसिड। फिर प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये गांधी जी द्वारा हमारा शुरू किया गया था, इंडियन ओपिनियन। फिर हमारा कि शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा ही प्रस्तावित की गई थी ये भी। फिर एक अनावर्त बीज की पत्ती के 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ये भी हमारा बायोलॉजी से संबंधित है। तो अनावर्ती पत्तियों में अगर 2n = 16 रखेंगे तो भ्रूणपोष में जो आएगा हमारा 8 आता है। ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित है कि पत्ती में अगर 16 गुणसूत्र हैं तो उसके भ्रूणपोष में 8 गुणसूत्र होंगे। फिर A.O. व्यूम का वह जीवनी लेखन कौन सा है जिसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो वह है हमारा विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये हमारा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। फिर हमारा 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी?
तो इसका जो थीम थी वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो देख सकते हैं करंट से भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं इसमें। फिर है हमारा कि सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये हमारे अनामिका को मिला है। अनामिका साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता अनामिका, यानी अनामिका को उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी के दिंगत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जितने भी अवार्ड मिले हैं हमारे रिसेंट में वो भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और जो भी हमारे इंडेक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो करंट भी इसके लिए बहुत मायने रखता है। फिर वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो उस टाइम पे जो है ये हमारे अनिल बैजल है। फिर सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये भी हमारे करंट का था, ये उदय शंकर को चुना गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता, तो ये सुमित अंतिल जो है हमारे इन्होंने जीता था। फिर 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा, तो ये भी हमारे रिसेंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो कोविड-19 के कारण वर्ष 2021-20 में स्थगित कर दिया गया था, तो ये स्थगित कर दिया गया था। फिर नोबल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है, तो ये हमारे फिलीपींस और रूस से संबंधित है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का। और फिर 100 वाला क्वेश्चन देखेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता 5वीं विजेता कौन है, तो ये भी हमारे करंट का है आदिति माहेश्वरी। फिर भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है, तो वो हमारे लॉर्ड डलहौजी को माना गया है, यानी विद्युत तार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। तो भारत में विद्युत तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना गया है। डलहौजी के समय विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई थी। और 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी हुआ था 1854 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम सी सेट की वीडियो देखेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।